नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। अभी ये शुरुआत है, आगाज है ए दिल, वफा के अभी इम्तिहान और भी हैं। आज से हिंदू नया साल शुरू हो रहा है और आज शाम तक हिंदुस्तान के फलक पर, भारत के आसमान पर ईद का चांद नजर आएगा। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन कई बार ऐसे इत्तेफाक एक नई शुरुआत का बहाना बनते हैं और कई बार बनाए जाते हैं। तो क्या इस बार कोई नई शुरुआत हो सकती है या होने जा रही है? इसका एक इशारा नागपुर से मिला है। पीएम मोदी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि पिछले 100 सालों में संघ महान वट वृक्ष बन चुका है। उन्होंने एक और अहम बात कही कि आरएसएस भारतीय संस्कृति का अक्षय वट है। एक तरफ हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सरकार के मुखिया हैं, तो एक तरफ भारत में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है। दोनों हिंदू नववर्ष पर एक साथ जमा हुए। सवाल है कि क्या आज से कोई नई शुरुआत होने जा रही है? इसी पर आज बातचीत होगी कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री के एक साउंड बाइट आपको सुनवाते हैं। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्रधानमंत्री नागपुर में थे। मौका नए साल के आगाज का था, हिंदू नववर्ष के आगाज का था और बहुत कुछ खास बातें प्रधानमंत्री ने कही। क्या वहां से कोई एक नई शुरुआत होने जा रही है? अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दें। स्वागत कीजिए अनंत विजय जी का, विजय त्रिवेदी जी, समीर चावगांवकर साहब और अवधेश कुमार जी का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले समीर जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या आज से आप कोई एक नई शुरुआत देख रहे हैं या फिर ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है या फिर आरएसएस को, संघ को और मजबूत करने की कोई कोशिश? क्या चीज पा रहे हैं आप इसमें? देखिए, संघ 100 साल में प्रवेश कर चुका है। 1925 में बना हुआ संघ आज 2025 में 100 साल में प्रवेश कर चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन की है, सबसे ज्यादा अनुशासित संगठन संघ के रूप में जाना जाता है। अगर आप ये कहेंगे कि अब उसको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए, मोदी खुद संघ के, आज प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के लिए को जो कहा है, बहुत बड़ी बात है। वो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को सुनना चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के बारे में जो अपने संबोधन में कहा है। और एक प्रधानमंत्री नहीं, एक स्वयंसेवक ने कहा है जो खुद उस संघ के संस्कारों से निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और वही संघ के संस्कार लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और वही संस्कार लेके वो गुजरात के मुख्यमंत्री में के रूप में काम करते हैं और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उन्हीं संस्कारों को लेकर देश को आगे जाते हैं, जो संघ के बाल स्वयंसेवक के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में और संघ के विभिन्न दायित्वों में जो प्रधानमंत्री मोदी को सीख मिली है, संस्कार मिले, वह प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे देश के अंदर दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दो बड़े व्यक्ति, एक देश के प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई है और यह बार बार मतलब जिक्र किया जा रहा है कि भाई कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है, ऐतिहासिक घटना घट गई है, मिरेकल हो गया है। भाई संघ के स्वयंसेवक अगर संघ मुख्यालय जा रहे हैं तो इसमें मिरेकल की क्या बात है? कई बार ऐसा हुआ कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। आप अगर देखेंगे कि जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी को, उस समय भी मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। तो तमाम कोई ऐसे अवसर आते हैं जिस समय उनकी मुलाकात होती है, उसको किसी राजनीतिक नजरिए से देखना कि आज मोदी जी संघ मुख्यालय गए हैं तो जरूर
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोई दिशा निर्देश दिए होंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा होगा कि इनको आपको अध्यक्ष बनाना है, उन्होंने झुक के कहा होगा जी साहब मैं उसको अध्यक्ष बनाऊंगा। तो ये जिस तरह की मतलब बातें और चर्चा चल रही है, देखिए एक प्रधानमंत्री का ये बात सही है कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय गए और संघ के स्वयंसेवकों को ये उम्मीद थी कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसके पहले भी जाते रहे। अब देखिए जब मोहन भागवत, एक नई शुरुआत आज से दिखाई देती है आपको? नहीं, इस पर नई शुरुआत की क्या भाई, नया साल शुरू हो रहा है आज, नई शुरुआत है क्या, हिंदू धर्म का नया साल शुरू हो रहा है, सन 100 साल में चला गया है। मैं उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपको देता हूं। हिंदू हृदय सम्राट तो पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हिंदुओं का वोट जबरदस्त तरीके से उनको पहले से हासिल हो रहा है बीजेपी को। एक जो मुश्किल है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश जो की जा रही है, क्या उस दिशा में आज से कोई नई शुरुआत हो सकती है? पिछले कुछ वक्त में ऐसा रहा कि संघ की तरफ से जो बातें कही गई, बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई कि दोनों में एक विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट नजर आया। क्या आज से कुछ मुसलमानों को करीब लाने की जो एक कोशिश है, उसको एक नई पहल, एक उस तरफ एक नया कदम हो सकता है? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही होगा कि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अगर नागपुर जा रहे हैं, मोहन भागवत जी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, संघ के हेगड़ेवार जी का जन्मदिन भी है, उनको वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी तय करेंगे कि आज से भाई मुसलमानों के लिए काम करना है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पहले मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे थे क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, 2014 से उन्होंने विभिन्न योजनाओं मुसलमानों के लिए लागू की है। और जो प्रधानमंत्री मोदी का तो वाक्य रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मुझे लगता है कि यह कह देना कि आज मुख्यालय चले गए तो अब मुसलमानों के बारे में बात करेंगे, बहुत नॉर्मल सी विजिट आप एक मान रहे हैं? नहीं, नॉर्मल विजिट एक स्वयंसेवक की, एक प्रधानमंत्री की संघ मुख्यालय जा रहे हैं। आज संघ 100 साल में प्रवेश कर गया है, आज गुड़ी पाड़वा है, माधव नेत्रालय भी जाना था, और संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्मदिन भी है, तो उन्हें जाना था तो वो गए। तो मुझे लगता है कि इसे एक नॉर्मल इसमें लेना चाहिए, उसमें इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि वो गए तो वो कोई प्रायश्चित करने गए या संघ प्रमुख ने उन्हें किसी संदर्भ में कुछ कहा होगा। तो मुझे लगता है कि इसे स्वयंसेवक के रूप में देखना चाहिए प्रधानमंत्री के जाने को। देश के प्रधानमंत्री वहां गए हैं, संघ के स्वयंसेवक के रूप में वो वहां पर गए, और आप देखिए जिस तरीके से मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है, जिस तरीके से दोनों चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई एक स्वयंसेवक के रूप में चल रहे हैं। मोहन भागवत जी आगे चल रहे हैं और साथ में चल रहे हैं, कभी ऐसा नहीं, तो जनरली प्रधानमंत्री मोदी के पीछे सब चलते हैं। ठीक है सर। आनंद विजय जी, आप कैसे देखते हैं आज की इस विजिट को? आपको क्या इसमें कोई एक नई शुरुआत दिखाई देती है? मुझे लगता है ये संगठन को मजबूत करने का एक प्रयास है। मैं नरेंद्र मोदी को पिछले 3 इंसिडेंट्स बताता हूं आपको। एक मराठी साहित्य सम्मेलन का जब यहाँ पर जलसा हुआ तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने संघ के बारे में बोला। उसके बाद एल फ्रेडमैन के पॉडकास्ट में उन्होंने संघ के बारे में बहुत विस्तार से बोला, और आज संघ के बारे में जो 2 चीजें बोली, अक्षय वट है वो भारतीय संस्कृति का कभी ना खत्म होने वाला। अक्षय वट का क्या मतलब होता है? पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जब समूची सृष्टि नष्ट हो गई थी तब भी अक्षय वट बचा रह गया था। एक तो वो संदेश उन्होंने संघ के बारे में, उसकी लॉन्गेविटी के बारे में, उसके संगठन के बारे में बहुत स्पष्ट संदेश दिया। अक्षय वट का एक और मतलब है, उसका मतलब यह कि अक्षय वट के नीचे जो भी व्यक्ति पूजा करता है, जो हमारे पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अक्षय वट के नीचे पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसका अगर राजनीतिक संदेश निकालने का प्रयास किया जाए तो उसकी भी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन मैं समीर जी से मोटे तौर पर सहमत हूं कि एक स्वयंसेवक की संघ मुख्यालय में रेशिमबाग जाना, और वहां आज डॉक्टर जी का जन्म जयंती भी है, उस अवसर पर माधव नेत्रालय की शुरुआत हो रही है, तो ये बहुत दिनों से ये था। लेकिन चूंकि ये 10 प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ऐसा संगठन जिसका स्वयंसेवक देश के शीर्ष पद पर पहुंचा हो, वो अपने मुख्यालय जा रहा है। तो ये एक बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। सारे स्वयंसेवकों में इस बात को लेकर एक जिज्ञासा होगी, एक उल्लास होगा। ये देखने वाली बात होगी कि वो उसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि संघ के बारे में बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं कि जैसा स्वयंसेवक सोचता है नागपुर भी वैसा ही सोचता है। तो क्या ये सारे स्वयंसेवकों की आकांक्षा थी कि नरेंद्र मोदी एक बार वहां जाएं, ताकि जो जितनी नड्डा जी के बयान के बाद जितनी सारी विसंगतियां, व्याख्या, कुव्याख्या, सुव्याख्याएं, अव्याख्याएं हो रही थी वो सब समाप्त हो जाएंगी? ठीक है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे को इसी आईने में देखा जाना चाहिए।
विजय त्रिवेदी जी, देखिए, एक तरफ चावगांवकर साहब को लग रहा है कि पहले से संघ बहुत मजबूत है, उसे मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं। अनंत विजय जी को लग रहा है कि संघ को मजबूत करने की कोशिश भी इसमें शामिल है। आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? और पिछले वक्त में, चुनाव के वक्त में बहुत सारी इस तरह की बातें हुई कि कुछ विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही चीजें। अभी हाल के वक्त में सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, मुसलमानों का भरोसा जीतने की फिर से बात हो रही है। इस दिशा में क्या कोई एक पहल हो सकती है? हुसैन साहब, एक तो महत्वपूर्ण बात तो है ही, क्योंकि 10 साल बाद प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, वो प्रचारक रहे हैं संघ के स्वयं सेवक हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन 10 साल बाद जा रहे हैं तो चर्चा जाहिर है कि हो सकती है कि 10 साल हो सकते हैं। नहीं, क्यों लगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। लेकिन उसको मैं ये देखता हूँ कि यदि 10 साल नहीं होते और वो 10 बार जा चुके होते तो आप और हम ये चर्चा करते कि वो तो सारे दिन चिट्ठी वहीं से लेकर आते हैं, वहाँ पर जो बात कहते हैं आदेश हर दिन के लिए वहां पर जाते हैं, से लेके आ जाते हैं। अभी पिछली सरकारों में हुआ, कहां से कहां जाया करते थे, कहां से कहां आया करते थे। तो एक संगठन और सरकार के बीच भी दूरी बनी रहे, दिखने में भी होना चाहिए, एक पहलू होता है ना, तो वो है। एक कार्यक्रम में चले गए। दूसरा, जो जितने सवाल हमारे आपके मन में हैं कि भाई 240 हो गया, फिर नड्डा साहब का बयान हो गया, फिर सरसंघचालक जी का उद्बोधन हो गया जिसमें कुछ और बातें कही गई, क्या उससे खटपट है, क्या कुछ दूरी है, क्या कुछ खटास है? उन सब बातों का भी जवाब है ये कि प्रधानमंत्री और सरसंघचालक मिल गए। जितना मुझे समझ आता, मैं जानता नहीं, उतने में मुझे नहीं लगता कि सरसंघचालक मोहन भागवत जी में और प्रधानमंत्री के बीच में संबंधों में कोई खटास है, कोई दूरी है, कोई विवाद है, ऐसा भी नहीं है। और जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज कोई हाथ में डंडा वंडा होगा मोहन भागवत जी के, वो भी नहीं है कि आज हिसाब कर ही दे, बैठिए आज कर देते हिसाब, वो भी नहीं है। और वो स्वयंसेवक के तौर पर जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो गए हैं वहां पर। 10 साल पहले भी तब गए थे। वो घटना है 2013 की, 13 या 12 की, 2013 सुदर्शन जी की जब डेथ हुई थी तब सुदर्शन जी की डेथ तो प्रधानमंत्री पद के 2012 में सुदर्शन जी की डेथ हुई, तब तो वो श्रद्धांजलि के लिए गए थे। लेकिन 2013 में जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई थी संघ कार्यालय में, उसमें वो गए थे। 2009 में गए थे सर, 2009 में भी गए थे जब बताओ, प्रधानमंत्री जो है ये पहली विजिट है। अटल जी प्रधानमंत्री रहते हुए साल 2007 में गए। लेकिन उसको आप जोड़ सकते हैं कि 2013 में जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया राजनाथ जी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बैठक संघ कार्यालय में हुई नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर संघ और भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में ये नहीं है कि केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी फैसले करती हो, जिसके लिए अक्सर कहा जाता है संघ की तरफ से कि भाई वो दूरी बनाकर रखते हैं, जो करना है वो करें, नहीं करें। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस दृष्टि से भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं अवधेश जी से एक जल्दी से एक कमेंट ले लूं। अवधेश जी, आप कैसे देख रहे हैं भाई इस विजिट को, बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन, उसमें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो और स्वयंसेवक नहीं होते तो शायद प्रधानमंत्री जाते ही नहीं। अटल जी गए थे 27 अगस्त 2000 को, उसके बाद ये दूसरा दौरा है। इस दौरे के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो जो इस समय ये सच है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के आपसी संबंधों को लेकर दोनों संगठनों के अंदर भी, संगठन परिवार के अंदर भी, लोगों के अंदर भी एक मतलब जिसको बोलते हैं कि एक उहापोह की स्थिति तो थी कि क्या कुछ चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव परिणाम के बाद जैसा 2 घटनाओं की जानकारी अनंत विजय जी ने किया, उसके पहले भी एक बार वो अक्टूबर में जब संघ का विजयादशमी को 12 अक्टूबर 2024 को जब पूरा हो रहा था कि अब 100वां वर्ष शुरू होगा, तो मोहन भागवत जी का एक वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया था, एक्स पर डाला था और लिखा था कि राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक पंक्ति और है उसका जो आज बोले, अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए। तो इन्होंने ये बोला था। और तीसरा, उन्होंने जो अमेरिका के जो पॉडकास्ट के साथ जो है लंबा, मतलब उतना बड़ा तो आज तक किसी नेता ने संघ पर उतना कभी बोला नहीं था, बोला यह 4था कार्यक्रम है और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मतलब जो कुछ भी थोड़े बहुत अगर संदेह संकोच है वो इसके बाद खत्म हो जाना चाहिए। और वहां जाकर के इन्होंने स्मृति में जो कुछ भी लिखा है, तो ये एक बड़ी घटना है। इस घटना के बाद
यह है कि आने वाले समय में देश की जो चुनौतियां हैं, शताब्दी वर्ष ने संघ ने जो अपने समाज परिवर्तन की दृष्टि से कुल मिलाकर बहुत से घोषित सवालों किया, के उस पर जवाब सब जो है मिलजुल के आगे काम करें और आज बढ़ें। की इस विजिट से मिल रहे हैं, जैसा कि हमारे खास मेहमान बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर हैं, जहां कल रात को उन्होंने बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। तो आज थोड़ी देर बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी करनी है। एनडीए की बैठक से पहले कल अमित शाह ने साफ संकेत दिया कि बिहार में एनडीए फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहा है। तो आज उन्होंने आरजेडी पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बिहार में लालू की सरकार ने चारा घोटाला कर बिहार को देश दुनिया में बदनाम किया। इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर, हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। अनंत विजय जी, सीधे सीधे ये साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। तो सिर्फ इतना ही पैगाम है कि या बिटवीन द लाइंस भी ये भी है कि खजूर का जो है असर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए? पता नहीं, पहले तो उन्होंने कहा बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, बाद में उन्होंने एनडीए कहा। ऑन ए लाइटर नोट, हो सकता है इसके कुछ अर्थ निकले बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। और जो भी नीतीश कुमार से समझौता होगा, अगर जेडीयू की सीटें 30 या 35 के आसपास रहेंगी तो हो सकता है वहाँ महाराष्ट्र जैसी स्थिति देखने को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छा करेगी। बिहार में अभी तक के जितने भी चुनाव बिहार में हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट होगा वो बेहतरीन होने जा रहा है, ऐसा जो वहाँ के लोगों से बातचीत करके हमें लगता है। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर निरंतर तेजस्वी पर हमलावर हैं और जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसको लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब उनको वोट देते हैं नहीं देते हैं ये अलग मुद्दा है, लेकिन हमने गया कि एक विधानसभा क्षेत्र में देखा ही बहुत सारे वोट ले आए थे वो। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है वो वहां पर किसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सरकार, अब पिछली बार तो मुझे याद पड़ता है 2020 के चुनाव में नीतीश बाबू ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगर आप सब लोगों को याद होगा। बड़ी बहुत ही उन्होंने एक क्या कहते हैं भावुक सी अपील की थी और लोगों ने कहा था कि सचमुच। लेकिन अब हर 5 साल के बाद, जैसे अभी कैसे, अब 2024 में लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी आखिरी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कल अमित शाह जी ने कह दिया अभी 20 साल तक बीजेपी है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता है, लग रहा है कि 34 तक तो ये प्रधानमंत्री हैं ही। वैसे ही नीतीश कुमार को देख के लगता है, भले ही उनको आजकल कुछ उनके जो सार्वजनिक विजुअल्स आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको ही आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद क्या होगा ये मैं नहीं। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, जरा आप ये समझाइए कि जो बात अनंत विजय जी कह रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो ये खबर तो फिर नीतीश के पास भी पहुंची होगी। तो नीतीश के मन में इस टाइम क्या चल रहा होगा, कैसे मैनेज करेंगे फिर? अगर वो इस कदर नंबर में कम हो गए तो उनके साथ क्या होगा? नहीं, वो तो अभी भी बहुत ज्यादा नंबर हैं क्या उनके? नहीं, 40-45 42 आए थे शायद उस समय, और डाउन हो गए तो। हाँ, देखिए अभी बिहार के जो शिंदे जी हैं, सॉरी नीतीश जी हैं, वो चुनाव बोला तो आपने जानबूझ के शिंदे, ऐसा थोड़ी कि आपसे स्लिप ऑफ कर। तो नीतीश कुमार जी जो है नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी उनके जाएगी चुनाव में, यदि और कुछ बहुत बदलाव नहीं हुआ उनको लेकर नीतीश कुमार जी को, तो नेतृत्व में चुनाव में जाने में भारतीय जनता पार्टी को जरूरत भी है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है
उसकी मदद उसको मिल सकती है। इसमें कहा कि स्लिप ऑफ टंग। तो अब लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, क्या नतीजे आएंगे, उससे तय करेंगे। अमित शाह जी तय करने वाले हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाना है या किस तरह से जाना है, वो मुश्किल काम है। लेकिन एक बात तो हमने तय कर लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, या तो मैं तो इसको कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनती है तो, क्योंकि चुनाव में क्या होगा ये तो अभी दूर है ना। आरजेडी और बीजेपी की सीट्स बराबर ही हैं करीब करीब। अब वो कैसे कौन परफॉर्म कर रहा है, कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं करेगी और नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा करेंगे, ये कैसे कह सकते हो आप? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कितना उसको बेहतर कर सकती है वो मुद्दा है। सेकंड बताऊं सर, कांग्रेस इसलिए अच्छा नहीं करेगी कि कांग्रेस ने जो दाव चले हैं ना बिहार में अभी, जैसे अब कन्हैया कुमार को भेज दिया, तो वो जो नहीं वो हो सकता है, मैं इस पर जा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ अभी ये तय करना मुश्किल। हाँ, और पांडे जी की कितनी मदद मिल सकती है, क्योंकि पांडे जी को अभी मैंने देखा था, कल वो इफ्तार में थे तेजस्वी जी के साथ में। तो पांडे जी कौन? प्रशांत जी, मैं पांडे जी के तौर पे जानता हूँ उनको, प्रशांत किशोर जी। अच्छा, वो भी रवीश कुमार मतलब उस टाइप के पांडे जी? प्रशांत किशोर जी जो है वो अभी तेजस्वी जी की इफ्तार पार्टी में भी थे, तब उनका कितनी भूमिका रहती है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी बातें ना करें कि जो सिर के ऊपर से निकल जाए, थोड़ी सी क्लियर। लेकिन अमित शाह जी ने जो कहा है उसका मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, यहाँ पर कहा नहीं उन्होंने, उनका चुनाव में हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे। ठीक, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे, इसलिए अमित शाह जी की बात को यहीं तक सीमित रखें। बाकी आप आगे ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो अवधेश जी बेहतर बताएंगे। अवधेश जी ये बताइए कि बिहार में मतलब बड़ा भाई बता रहे थे क्या? आप तो अच्छी बात कर रहे हैं, बताइए। अभी तो एंकर का अधिकार है मूल्यांकन करने का। बताइए, पहले कह रहे कि बेहतर बताइए। अवधेश जी आप ये जरा समझाइए कि इस बार आपको जो है बिहार में खासतौर से दोनों राजनीतिक दल, खासतौर से जेडीयू और बीजेपी, कितनी सीटें दोनों इस बार लड़ते हुए आपको? देखिए हुसैन, आप जो विजय जी की थोड़ी सी वो जो ये कुटिलता थी, उस पर जो आपका कुटिल मुस्कान था ना, कौन से वो आपको कह रहे हैं, हमको नहीं कह रहे हैं। तो उसमें विजय जी तो आप ही को जानते हैं। आपको कह रहे हैं। नहीं, सब्जेक्ट ही है। देखिए वो शिंदे और प्रशांत किशोर जी के बारे में जो उन्होंने चर्चा की है, देखिए बिल्ली के भाग्य से बिहार में तो इस बार छीके टूटने वाले। अच्छा चलिए, बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई? तीन नहीं, इस बार देखिए अमित शाह जी के दौरे में तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट हुई है। एक, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर से चुनाव लड़ेगी, और स्पष्ट उन्होंने किया है। दूसरा, जो उन्होंने भाजपा की कल बैठक की है जिसमें सारे विधायक और सांसद उपस्थित थे, नेता उपस्थित, स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संपूर्ण एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए जी जान लगा के काम करना है। अभी से बूथ स्तर पर जीतिए, मतभेद है मतभेद रहे, लेकिन बूथ स्तर पर करिए, 225 सीट लाइए। और सबसे पूछा भी कि भाई आपके यहाँ क्या स्थिति है, आपके यहाँ क्या स्थिति है, वो सब नोट करवाया है। जब वो कल बापू सभागार में थे और नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी ने फिर अपना भाषण दिया। हमको कौन पर मुख्यमंत्री बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। हम तो 2 बार इतनी गलती कर गए उधर जाके, अब तो जाने ही वाले नहीं है। अब जो होगा इधर ही होगा, इधर ही रहेंगे। अमित शाह जी मुस्कुराते रहे, और बाद में नीतीश जी ने कहा कि हमको तो समझ ही में नहीं आया कि अमित शाह जी आगे उनके सामने में क्या बोले। अमित शाह जी ने वहां जो एक बिहार के लोगों के लिए दिया है कि 5 वर्ष में बाढ़ मुक्त बिहार हमको बनाना है, उसका एक खाका पेश किया है। सहकारिता की जो वहां बैठक हुई है उसमें 850 करोड़ की बिहार के लिए एक पैकेज हुआ है कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण कृषि और कैसे उसका विस्तार करना है। तो एक महत्वपूर्ण दौरा है। आज जो गोपालगंज में रैली है उसमें करीब 5 जिले के लोग आ रहे हैं। तो अमित शाह के दौरे से बिहार के राजनीति का परिदृश्य बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई भी किसी को संदेह होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरजेडी ने जरूर एक पोस्टर लगाया है, तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। हाँ, अच्छा। आपका स्वागत है, लेकिन बिहार को कब जो है कब आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे? और नीतीश कुमार से मांग किया है कि आप बोलिए। ठीक है, 1 मिनट सर आपके पास आ रहा हूं, बस एक साउंड बाइट सुना दूं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अमित शाह के सामने सफाई दी कि वो अब कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है। सुनिए सर उनको। तो हम लोग जब आए, और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था।
तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप जरा देखिए हम लोग मिल करके और कितना काम। समीर जी जरा ये समझाइए कि नीतीश जी को बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है, और अमित शाह और नीतीश जी के कुर्सियों के बीच में फासला भी काफी है। देखिए, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब पास पास बैठे थे, तो किस तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की उंगलियों को देख रहे थे, हाथ लगा रहे थे। बड़ा एक असहज स्थिति उत्पन्न हुई थी उस समय प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी। तो अमित शाह ने बचने के लिए पहले ही कुर्सी दूर कर दी कि ऐसी स्थिति न हो कि मैं पास में बैठूं और नीतीश कुमार फिर वही वाकया दोहराए, तो उन्होंने डिस्टेंस ज्यादा ले लिया। देखिए, बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी अब कल आई है। जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भाई पटना में या बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड बिना नीतीश की नहीं है। पटना विश्वविद्यालय का जो चुनाव हुआ 106 साल में पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मृणालिनी वहां पर अध्यक्ष बनी है। तो 106 साल के इतिहास में अगर भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना अध्यक्ष वहां पटना विश्वविद्यालय बना देती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत बता रही है कि बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच चुकी है, कितनी मजबूत है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है। नीतीश कुमार तो तीसरे नंबर के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अध्यक्ष तो बनाया। भाई एनएसयूआई तो हमेशा जीतती रही, भारतीय जनता पार्टी ने आज पहली बार 106 साल में बनाया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को नेतृत्व में चुनाव लड़ने का कहा है, तो ये तो महाराष्ट्र के समान ही है ना। भाई मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा जाता है। एक नाथ शिंदे के चेहरे पर आपने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, अपना मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव में तो आप मुख्यमंत्री के चेहरे पे जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री कोई और रहे और आप कहो कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पे नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यह तय है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे वो 20 सीटें लेकर आए, चाहे वो 50-60 सीटें लेकर आए। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी बावजूद रहेंगे एनडीए के साथ। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस कौन है तब? चलिए, मैं शिंदे तो मान लिया मैंने विजय जी, वहां देवेंद्र फडणवीस कौन है बिहार में? कोई है? अब नहीं, अब भाई भारतीय जनता पार्टी का तो चेहरा नहीं है, लेकिन संगठन बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का। ये काम बीजेपी के पास रहने देते हैं। वक्त बिल को लेकर इस वक्त एक घमासान समाचार है। दिल्ली में जंतर मंतर और फिर पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल नहीं हुए, लेकिन इससे पहले मुस्लिम संगठनों के इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू ने एक बड़ी बात कही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होने देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसी मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। जेडीयू के बाकी नेता बिल का समर्थन करने के बाद कह रहे हैं, तो चिराग पासवान भी बिल के समर्थन का संकेत दे रहे हैं। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद बिल पास कराने में पेच कोई फंस गया है? यह बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि आज भी बिल के समर्थन में हिंदू संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है। उस दिन भी जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस दिन भी हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था। चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं इफ्तार में शामिल हुए, बल्कि जुमे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन तो नमाज की सफ में खड़े हुए नजर आए और कहा कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। कुछ अहम बयान आपको सुनवाते, पहले चंद्रबाबू नायडू को सुनिए। ముస్లిం సోదరులు ఎవరు పేదవాళ్ళున్నా వాళ్ళని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం నేను తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా। ఈ రంజాన్ మాసంలో మీరు కూడా దువా చేయండి, మన అందరం కూడా బాగుండాలి, అందరం కూడా ఆర్థికంగా పైకి రావాలి। మీకు ఎప్పుడు నేను అండగా ఉంటాను, అన్ని విషయాల్లో మీతో కలిసి వస్తానని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు। कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे।
तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल इख्तिदार से दूर रहे, आज आप बीजेपी को इस नापाक हरकत करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत का मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना तुमको माफ करेगा, ना नीतीश कुमार को माफ करेगा, ना चिराग पासवान को करेगा, ना जयंत चौधरी को करेगा। जेपीसी में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बातें रखी हैं। जो भी मुस्लिम बिरादरी के स्टेक होल्डर्स हैं, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो इस समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर अपनी आशंकाएं रखी थी। उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेताओं को जो निर्देश दिए, उसके आधार पर जेपीसी में पार्टी की ओर से ये बातें रखी गईं और उन पर विचार हुआ है। बिल के मसौदे में उन्हें शामिल भी किया गया है। चलिए, सबकी बात आपने सुन ली, लेकिन अहम बात यह है कि गृहमंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि बिल आ रहा है। मतलब यह कि बिल पेश होकर के रहेगा, लेकिन बिल का होगा क्या, उस पर जरा बात कर लेते हैं। अनंत विनय जी, जरा देखिए कि इफ्तार पार्टी की नीतीश कुमार ने, उनको वहां मुसलमानों का वोट चाहिए बिहार में, उनकी इफ्तार का बहिष्कार किया गया। हालांकि टोपी लगाए थे, खजूरें खा भी रहे थे, खिला भी रहे थे। बहरहाल अब चिराग पासवान को भी वोट की जरूरत है। उधर चंद्रबाबू नायडू भी जो है, वो भी राज्य सरकार की तरफ से इफ्तार था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम मुसलमानों के साथ खड़े। तो क्या वाकई सरकार के अंदर किसी तरह की कोई दरार है या सब नॉर्मल है? मुझे लगता है सब नॉर्मल है। जिन लोगों ने बहिष्कार किया उनके कहने पे कितने वोट मिलते हैं? अभी बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी जोशीला तकरीर कर रहे थे जो साहब टोपी लगा के, ओवैसी साहब जितना कह रहे थे। नहीं, मैं पहचानता हूँ, नाम भूल जाता हूँ ना। बड़ी छोटी पार्टी के सदर हैं, इसलिए मतलब राजनीति में बहुत महत्व, ऐसा नहीं है कि उनको अखिल भारतीय स्तर पर उनका नाम याद रखा जाए, लेकिन बड़े जोशीले अंदाज में कह रहे थे। और अभी बिहार में चुनाव होगा, किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? ये नुकसान किसको पहुंचाएंगे? तेजस्वी यादव को, उसके खिलाफ आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब भाषण देके अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सुरक्षित रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वक्फ पर अभी हमने बिल देखा नहीं है। जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, जेपीसी के बाद आने के उसके ड्राफ्ट को किसी ने अभी देखा नहीं है। सारे मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात रखी, क्या उसको एक्सेप्ट किया गया, क्या रिजेक्ट किया गया, क्या बदलाव किया गया, जो आशंकाएं थी उसको दूर किया गया। कहने वाले तो ये सब यहां तक कह गए कि मस्जिदों को ले लिया जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात उस वक्त के पिछले ही बिल में नहीं थी जो जेपीसी को भेजी गई। तो ये सारी चीजें, ये तो वैसे ही हो गई ना जैसे एनआरसी का मसला आया था और उस समय सीएए आया था। किसी ने ड्राफ्ट देखा नहीं था, लेकिन 100 दिनों तक यहां शाहीन बाग में उस पर हंगामा होता रहा। तो अभी किसी ने देखा नहीं है। बगैर देखे अजन्मे बच्चे के नामकरण के लिए सरकार के अंदर कोई दरार नहीं है। मुझे नहीं लगता सरकार के अंदर कोई दरार है। विजय त्रिवेदी जी, आप क्या देख रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू किसी तरह की रुकावट बनेंगे? संसद के अंदर 16 उनके सांसद हैं, 12 जो हैं वो नीतीश साहब के हैं। देखिए, उन दोनों के पास एक बड़ी ताकत है सरकार के लिए, सरकार को कमजोर करने के लिए या सरकार को धमकाने के लिए समझ लीजिए। लेकिन वो दोनों लोग सरकार को, नीतीश जी को सुना, अमित शाह के सामने सफाई दे रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लेकिन उनमें से कोई भी, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी सरकार को छोड़कर जाने या सरकार से विड्रॉ करने की धमकी देने की स्थिति में भी नहीं है। मतलब वो सब सरकार के साथ रहेंगे। अब क्या हो सकता है? अब केवल ये हो सकता है कि उनकी बात अपने मुस्लिम वोटर्स के साथ या जो भी उनके साथ लोग समर्थन में खड़े हुए हैं मुसलमान, उनको और सरकार के बीच में बैलेंस क्या कर सकते हैं कि वो बिल भले ही पेश हो जाए, उसे पास नहीं किया जाए। तो दोनों बात रह जाएगी। अगर ये बिल इस सत्र में नहीं पास होता है तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान का दबाव है, वो काम आया है। क्योंकि सरकार की बात तो रह जाएगी कि बिल पेश कर दिया गया, लेकिन बिल पास नहीं किया गया। और ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी बिल आया ही नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट को भी बिल मानना गलत है।
यदि आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस देखें तो जेपीसी की रिपोर्ट एक तो मैंडेटरी नहीं होती सरकार के लिए, और जेपीसी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर सरकार कितना काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके बाद वो क्या बिल लेकर आती है, उससे तय होगा कि क्या आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन आज की तारीख में एनडीए सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई दल औपचारिक तौर पर इस सरकार को छोड़कर चला जाए किसी मुद्दे पर। उसकी लेकिन उनकी ताकत को कमजोर मत आकिए, वो इस बिल को रोक सकते हैं। रोकने का मतलब पास होने से रोक सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से बिहार के चुनाव में आप सोचें कि इसका असर नहीं पड़ेगा, यह गलतफहमी होगी किसी को भी। ठीक है अवधेश जी, चिराग पासवान तो यहां तक कह गए कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता रहूंगा, और उन्होंने उस वक्त का वाकया याद दिलाया कि अपना राजनीतिक करियर उनके पिता ने संकट में डाल दिया था, कि ये कहते हुए कि उसी पार्टी को समर्थन करेंगे जो किसी मुसलमान को बिहार का सीएम बनाएगा। क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से उनको करना ही चाहिए, वो एकदम जो कह रहे हैं उनको एकदम करना चाहिए। देखिए, इसमें से किसी ने भी अभी तक ये कहा ही नहीं है कि हाँ वक्फ जो बिल आ रहा है उसमें जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ है। मूल बात वहाँ है कि किसी को अगर सरकार से जाना आना है तो उसमें 3 बातें होंगी। पहला, कि जो दुष्प्रचार वक्फ विधेयक के बारे में है, क्या वाकई उसमें वैसा है, क्या वाकई उसमें आम मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए, मजहब के लिए ऐसी कोई बात है कि मस्जिदें, कब्र सब, मस्जिदें और कब्रिस्तान और बाकी मदरसे सब छीन जाएंगे? अगर नहीं है तो क्या इतने विवेकहीन भारत के ये सारे नेता हैं कि उसके आधार पर कहेंगे कि चले जाओ है? तो सेकंड बात जो इसमें यह है कि चंद्रबाबू नायडू एक इस बार जो लौटे हैं, अब बात तो आ गई, उन्होंने कह दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो नरेंद्र मोदी को छोड़ के जाने लगे। उनको समझाने की कोशिश की थी कि मत जाओ, तो सत्ता से फिर बाहर रहे लंबे समय तक। उनको मालूम था कि इस समय बीजेपी का हमारे यहाँ आधार नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बड़ा नाम है, उसके आधार पर वोट मिलेगा। हालांकि अगर वो जाते हैं तो राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है इस समय, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो हित है, हक है, उसको हम धक्का नहीं पहुंचने देंगे। इसका कोई मायने नहीं, इसका मायने इतना ही है कि बिल में वो पूछेंगे, जब बात होगी कि भाई ये बिल में ऐसा है क्या तो बताओ हमारे पास, क्योंकि सब लोग उसमें रहे हैं ना भाई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, भारत के इतिहास के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक रहा। 111 घंटे की बैठक मतलब हुई है, 38 बैठकें हुई है, 25 वक्फ बोर्डों का है, 15 राज्यों के साथ डेलिब्रेशन हुआ है। जो है समीर तो नहीं, लेकिन इसलिए मेरा अपना मानना है कि अभी मैं ये कह दूं कि वो बिल नहीं पास होगा, ये मुझे अभी इसको लेकर इस निष्कर्ष पर संदेह है, जैसा कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विधेयक पारित होगा, क्योंकि ये विधेयक न्यायपूर्ण है, वक्फ के अन्यायपूर्ण व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने के लिए है। तो आपको कैसे पता चल गया कि सारी चीजें उसमें न्यायपूर्ण? नहीं, हो ही नहीं सकता है। संविधान में अन्यायपूर्ण कैसे हो जाएगा भाई? अच्छा ठीक है। नहीं, आप अन्याय कैसे हो जाएगा? अभी जब आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग अगर विरोध कर रहे हैं, उनके पास भी तो कुछ नहीं, तो हमारे देश में सुनिए, तो इसको, इस देश में नागरिकता संशोधन कानून से मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, कितने मुसलमानों की नागरिकता छीनेंगी? ठीक है। 3 तलाक के बाद, नहीं, 3 तलाक के बाद कितने झूठ फैलाए गए कि इस्लाम के विरुद्ध है। क्या हो गया उसके बाद? उसके बाद कृषि कानून उन्होंने लिया, लेकिन सरकार अड़ी तरह की कृषि कानून में सारे जमीनें, जितनी जमीनें हैं, सब कॉर्पोरेट्स को देने के लिए हो रहा है। उसी प्रकार से कि सारा जमीन सरकार ले लेगी। हो सकता है इसमें भी कह दिया जाए कि हमारी कोशिश में कुछ कमी रह गई थी। समीर जी, अच्छा, फ्लोर पर क्या स्थिति होगी जरा बताइए। 293 सांसद हैं अभी एनडीए के पास, 240 बीजेपी के पास हैं, 16 जो है वो टीडीपी के, तेलुगु देशम के, 12 जो है वो जेडीयू के, बाकी और क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो गणित हमें पता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी पता है कि फ्लोर पे उनके कितने सांसद हैं, सहयोगी दलों के कितने सांसद हैं, एनडीए के कितने सांसद हैं, और वो कोई बिल लेकर आएंगे तो फ्लोर पर उनकी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनकी क्या स्थिति है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बात से बहुत आश्वस्त होंगे कि वो जब चाहेंगे इस बिल को पास करवा लेंगे। फ्लोर टेस्ट पे उन्हें किसी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका उन्होंने व्यवस्था करके रखी होगी। और जिस तरीके से अगर ये बिल अभी लेकर नहीं आना होता तो मुझे लगता है कि जेपीसी का समय बढ़ा देते। जिस तरह से जेपीसी की मांग की जा रही थी, समय नहीं बढ़ा दिया गया, पटल पर रख दिया गया है। और मुझे लग रहा है ये बिल आएगा, अब इसे रोका नहीं जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के भी हित में है, यह देश के हित में भी है। और जिस तरीके से अमित शाह लगातार आक्रामक वक्फ बिल को लेकर है, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके, तो ये आना तय है। ठीक है, ठीक है। एक और बड़ी खबर यूपी से आ जाई है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है,
और इसके पहले यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। यूपी में चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मीट की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अवैध जो बूचड़खाने हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही योगी ने आदेश जारी करके कहा है कि रामनवमी पर 6 अप्रैल को पशु वध और मीट की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी, उस पर पाबंदी रहेगी। योगी ने रामनवमी पर यूपी के मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ का भी ऐलान किया है। लखनऊ का ये राजाजीपुरम का इलाका है और यहाँ बालाजी मंदिर है। मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर ये मीट शॉप है। अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो नवरात्र हैं उसमें धार्मिक स्थल से 500 मीटर की दूरी पर कोई मीट की शॉप नहीं हो सकती, मीट नहीं बिक सकता। लेकिन यहाँ पर ये मीट शॉप है और इसलिए नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुँची है। ये जो यहाँ पर मीट शॉप आप लोगों ने देखी तो क्या बंद कराया है इसको? जी बंद कराया है। अभी कल ही ऑर्डर आया है सीएम सर का कि 500 मीटर के रेडियस में जो है मीट शॉप नहीं खुलेंगी। बगल में ही बालाजी मंदिर है, काफ़ी पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा मंदिर है और इन लोगों ने खोल के रखा था। अभी महापौर मैम आई थी, माननीय महापौर मैम, तो उन्होंने हमें आदेश दिए हैं कि इसको बंद कराया जाए और इन पर चालान लगाया जाए। तो कैसे जैसे ये मंदिर के पास है तो क्या लग रहा है शहर में ऐसी बहुत सारी मीट शॉप हैं जो धार्मिक स्थलों के पास से चल रही है? जी चल रही होंगी। यहाँ पे एक और थी तो उसको लास्ट ईयर ही बंद करवाया गया है। इनका भी ये क्योंकि रेडियस में है 500 मीटर के, तो इस वजह से इनको बंद कराया जा रहा है। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। मंदिरों के आसपास जो 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें वो सब बंद रहेंगी। अनंत विजय जी, कैसा है ये फैसला? कमोबेश मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आसपास मंदिर के हैं उसे अब आप देखिए तो बीड़ी सिगरेट भी तो स्कूल के आसपास नहीं बिकते ना। तो पूजा के दौरान अगर इस तरह की चीजें की गई, मैं तो बल्कि 3-4 दिनों से मैं अपने टीवी डिस्कशन में यही कह रहा हूं कि स्वतः उन लोगों को आगे आकर बंद कर देना चाहिए कि भाई तुम्हारे मंदिर उनके रोजगार का क्या होगा? नहीं, रोजगार 3 दिन से थोड़ी खत्म हो जाता है सर। नहीं, अगर मतलब अगर रोजगार है, अगर 9 दिनों तक बंद रहेगा तो नहीं, जो 9 अंडे का दिनों ठेला तक लगाता है, जो चिकन बेच रहा है, तो रोज की कमाता है, रोज खाता है। तो रोज की कमाता रोज खाता, सामने से ढक लो, कहीं कुछ कर लो, कुछ व्यवस्था, मतलब कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, वो तो जहां से वहां तक तो ठीक है बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लाइसेंस देने वाले अधिकारी हैं उनको आरंभ से ही इस बारे में विचार करना चाहिए कि मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांस काटने और बेचने का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। मैं तो अब बुनियादी सवाल उठा रहा हूं क्योंकि अगर मंदिर है वहां तो और उसके पास आप मांस की दुकानें बगैर लाइसेंस के तो चलती नहीं है। नगर निगम से या स्थानीय निकाय से उनको लाइसेंस मिलता है। होना यह चाहिए कि लाइसेंस पहली कार्रवाई जो है अधिकारियों के खिलाफ लाइसेंस देने समय ही ध्यान रखो, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हर चीज मुझे लगता है कि सरकार को करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें लोगों को स्वतः करनी चाहिए। अब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और अपेक्षा सिर्फ गंगा से करते हैं कि वो कुछ करे और जमुना कुछ न करे। तो ये अपेक्षा नहीं, गंगा जमुना नहीं, वो तो आप गंगा यमुना गंदी भी बहुत हो गई थी इसलिए उसकी सफाई हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि गंगा और जमुना दोनों को साथ मिलकर जब चलोगे तभी सरस्वती आपसे मिलेगी प्रयागराज में और संगम होगा और 60 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ से अपेक्षा रहेगी उसमें दिक्कत होती है। आप अपेक्षा ये करते हो कि अब परसों ईद है, अब ईद के दिन अगर हिंदुओं से कोई अपेक्षा की जाती है तो हिंदुओं की भी तो कुछ अपेक्षा कभी होगी। आज आज़ादी के बाद से अभी मैं परसों 3-4 दिन हिस्ट्री को लेकर एक चीज पढ़ रहा था तो लोगों का एक जो सेंट्रल थॉट अभी इस समय आ रहा है कि जो इतिहास लिखा गया उसमें जानबूझकर यह माना गया कि हिंदू रिएक्ट नहीं करेंगे तो जैसा मर्जी वैसा इतिहास लिख दो। तो ये इतने लंबे समय तक चला, उसीलिए हिंदू का एक उभार अभी दिखाई देता है समाज में। तो समाज को पहले ही सोच लेना चाहिए, जो सोसाइटल चेंज होने चाहिए वो सेल्फ करेक्शन अपनी विद इन द सोसाइटी आ जाए तो मुझे लगता है कि सरकार को दखल देने की आवश्यकता एक बात लेकिन आपको और क्लियर कर देनी चाहिए कि हिंदुओं से मुसलमानों को ईद के दिन क्या अपेक्षा होती है? हिंदुओं से मुसलमानों नहीं, ईद के दिन अपेक्षा होती है ना भाई। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं बकरीद पर, चलो ईद पर नहीं, सेवई खा लो, ये कर लो, तो उसमें भी बहुत लोग कहते हैं ना, जैसे होली में कुछ लोग कहने लगते हैं कि पानी मत बहाओ ज्यादा, है ना, लेकिन बकरीद पर ये नहीं कहते कि आप बकरा मत काटो और उसका खून मत बहाओ सार्वजनिक रूप से। तो मुझे लगता है कि सबको अपने अपने त्योहार को, उत्सव को सामान्य तरीके से मनाने का अधिकार है, लेकिन जैसे अभिव्यक्ति की आजादी
आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक विजय जी की सीमा शुरू नहीं होती है। उसी प्रकार का ये मसला है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो उत्सव मनाने की स्वतंत्रता है, वो हमारी तभी तक है जब तक जहां तक विजय जी की सीमा प्रारंभ नहीं होती है। हम इनके इलाके में घुस के अगर उत्सव मनाएंगे तो हमें विजय जी की भावनाओं का, विजय जी की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। ये संविधान सम्मत भी है और समाज सम्मत भी है। विजय त्रिवेदी जी, अब आप बताइए भाई, कैसा है ये फैसला, और फिर इसको पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर दिया जाता? नवरात्र तो पूरे देश के लिए हैं, पूरे देश में बहुत सारे मंदिर हर तरफ हैं। मुझे तो ये जानकारी नहीं थी कि ये अभी आपने दिखाया कि अवैध बूचड़खाने बंद कर दी जाएंगे। हाँ, ये अवैध कैसे हैं? क्योंकि 2017 की जो सरकार चल रही है उसमें 8 साल बाद तक, और मुझे याद है मैं वहां था मार्च में 2017 में जब सरकार बनी थी, तो सबसे पहला फैसला योगी सरकार का था कि अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हुई सर। ये तो 8 साल बाद भी अभी अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। अवैध बूचड़खाने से आशय ये है कि जो सड़क किनारे जो कटान होते हैं ना पशुओं के, कई आप देखेंगे गाजियाबाद से थोड़ा जाएंगे आगे तो 8 साल से तो सरकार चल रही है ना। हाँ, लेकिन वो कट ही रहे ना इतना तो वो बात है। और दूसरी बात मैं इससे सहमत हूँ कि आप इसको रेगुलराइज कर दीजिए ना कि भाई इस समय ये जो सरकार बना रखी है, लोग अपना जहन तैयार कर लें कि भाई हमको इतने से इतने टाइम तक ये काम करने को मिलेगा। जैसे सर्दियों में कंबल बेच लेते हैं, गर्मियों में कूलर बेच लिया। तक नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा आप बना दीजिए कि भाई पूरे मंदिर के पास 500 मीटर नहीं रहना है तो साल भर नहीं रहे ना। मंदिर तो है ही ना, मंदिर में भक्ति नवरात्र में ही नहीं हो रही ना, तो उसको उस तरह से करना चाहिए। और ये अपेक्षा वाली बात होती है तो फिर वही बात होगी। अपेक्षा का बात भी उन्होंने सही कहा कि दोनों तरफ अपेक्षा होनी चाहिए, तो लेकिन मुस्लिम भाइयों की भी अपेक्षा रही होगी कि आधा घंटे 1 घंटा नमाज के लिए जगह छोड़ दी जाए। खबर पश्चिम बंगाल से है। मालदा में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मोथाबाड़ी में हिंसा प्रभावित इलाके में जाने से केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। सुकांत मजूमदार धरने पर बैठ गए। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले मोथाबाड़ी में 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। इस इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने के लिए सुकांत मजूमदार वहां जाना चाहते थे, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। सुनिए सुकांत मजूमदार क्या कह रहे हैं। मैंने बोला पुलिस को मैं अकेला जाऊंगा, और इसके अगर अकेला जाता हूं तो 144 तो ब्रेक नहीं होता, 144 तो ब्रेक नहीं होता। फिर भी ये लोग यहाँ पे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला कि सबको रोक दीजिए, आप हमें अकेला जाने दीजिए। आप सब सारे विधायक सांसद इधर रहेंगे, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। पुलिस फिर भी अलाउ नहीं कर रही। कारण क्या है हमें पता नहीं, क्या छुपाना चाहती है पुलिस। हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं के महिलाओं को गाली दिया गया, हिंदुओं के महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, और इसे छुपाने के फिराक में है पुलिस, और हम रोकेंगे। एकदम केंद्रीय मंत्री को बाधा दे रहा है, जबकि मैंने उनको प्रपोजल दिया था मैं अकेला जाऊंगा और थाना में बैठ के लोगों से मिलूंगा। मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा, थाना में बैठ के बोलूंगा। समीर चावगांवकर साहब, जरा बताइए कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस क्या छिपा रही, जो मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, या फिर पुलिस वहां हालात काबू में रखे जाए इसलिए जाने नहीं दे रही, क्या है? देखिए, सुकांत मजूमदार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, केंद्र में एमओएस मिनिस्टर भी है वो। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल चुनाव की तैयारी हो रही है, और बिहार के बाद तो बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, और अमित शाह जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि बंगाल एक अभी जो है हमने मुख्यमंत्री नहीं दिया, इस बार बंगाल में अपना मुख्यमंत्री देने वाले हैं। और बंगाल, तमिलनाडु और केरल ये हमारे इस साल सबसे आने वाले चुनाव सबसे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सूची में सबसे ऊपर है कि जहाँ ममता बनर्जी को लंबे समय वहाँ से हटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ममता बनर्जी का जिस तरीके से वहाँ से एंटी इनकम जैसी चल रही है, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी थी, उसके बाद ममता बनर्जी की पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से प्रशासन को लेकर किरकिरी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी वो जमीनी स्तर पर सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। और वो जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जो घटने के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मूवमेंट बनाने की शुरुआत की है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह के 2 समुदायों के बीच वहाँ जो झगड़ा हुआ था, अब वहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी देख के जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से मुसलमानों के तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, अल्पसंख्यक अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किस तरह से वहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके साथ किस तरीके से एक भेदभाव की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जमीनी स्तर पर उठाना चाहती है, और सुकांत मजूमदार वहाँ जाकर स्थिति देखना चाहते थे कि हुआ क्या है। अब ठीक है, प्रशासन वहाँ पर भी मामला तनावपूर्ण बना हुआ है,
प्रशासन ने जाने की अनुमति नहीं दी है। तो निश्चित रूप से इस तरह की स्थिति के अंदर विपक्ष ठीक की है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि वहां जाके पता किया जाए कि हिंदू वर्ग पर किस तरीके से हमला हुआ है, कितने वहां पर किस तरीके से घटनाएं घटी है। तो मुझे लग रहा है ममता बनर्जी को घेरने की एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, और सरकार को जाने देना चाहिए था। अगर आप ठीक है डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे हैं, सुकांत मजूमदार तो कह रहे हैं ना कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, आप मुझे अकेले को जाने दीजिए, आप उनको भी वहां नहीं जाने दे रहे हैं। इसके पहले आप देखिए जब घटना घटी थी, जब नहीं जाने दिया था, तब हाईकोर्ट ने कहा था कि आप जाने दीजिए। तब जो विपक्ष के नेता है बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी, वो कोर्ट की परमिशन मिली, उसके बाद वो उस जगह पर गए थे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे याद आ रहा है संभल में कुछ हुआ था तो संभल पुलिस ने भी तमाम पॉलिटिशियंस को नहीं जाने दिया था। प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो चाहते तो भाई विपक्ष कोर्ट में जा सकता है ना। जब शुभेंदु अधिकारी गए थे तो कोर्ट की अनुमति से गए थे। अगर प्रशासन परमिशन नहीं देगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट जाए, वहां से अनुमति ले और जाए। मुझे लग रहा है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपनी राजनीति के हिसाब से वहां काम कर रही है। ठीक है अवधेश जी, क्या बीजेपी जाहिर है अपना ग्राउंड बनाने की पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रही होगी, लेकिन ममता बनर्जी का जो वोटर है वो हिंदू भी वोटर भी तो है ना, ये सिर्फ मुसलमान वोटर है। देखिए सब घटनाओं केवल वोट के आधार पर तो नहीं देखना चाहिए, वोट सब में होता है। क्या हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में? चलिए सीधा प्रतिशत हो रहा है वहाँ। पंचायत के चुनाव के, विधानसभा के चुनाव के बाद हजारों लोगों को अगर अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, अगर उन्होंने खिलाफ वोट दिया है, एक आतंक की स्थिति है वहाँ, तो वो तो है ही है। अभी मोथाबाड़ी की जिस घटना पर वो जा रहे थे 27 मार्च को, वहाँ क्या हुआ था, मस्जिद के सामने से एक शोभा यात्रा निकल रही थी, अंदर से जो है उसमें कुछ हंगामा हो गया, उसके बाद हमले हुए और चुन चुन कर जो है वहाँ आप देखेंगे जो अभी तो खैर 39 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, वहाँ धारा 144 भी लागू है, बाकी कुछ 19 मामले दर्ज हो चुके हैं। और वहाँ एकदम चुन चुन के हिंदुओं की दुकानें, उनके घर जलाए गए, वाहन तोड़े गए। वो बिल्कुल वन साइडेड घटना थी, वो वन साइडेड घटना थी। पुलिस ने किसको नहीं जाने दिया ये महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है, वो उतना तो पुलिस की जिम्मेवारी है, लेकिन पुलिस अगर वहाँ की परिस्थिति में पहले से जिम्मेवार भूमिका निभाएगी, वहाँ पुलिस वहाँ एक पक्षीय तरीके से पॉलिटिकल अस्त्र बन के काम करती है पश्चिम बंगाल में, वो चाहे चुनाव हो चाहे इस प्रकार की घटनाएं हो। तो उसमें तो पश्चिम बंगाल एक भयावह परिस्थिति से गुजर रहा है। पश्चिम बंगाल की स्थिति हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली से तुलना नहीं कर सकते। वहां जाने के बाद दिखाई देता है कि क्या है, गांव गांव से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो इसलिए बीजेपी अगर वहां है तो बीजेपी को यही करना चाहिए था। बीजेपी अगर नहीं संघर्ष करती है वहां के, मतलब ऐसे हिंदुओं के लिए जो पीड़ित है, तो क्या करेगी वहां फिर, उसकी भूमिका क्या है? और ममता बनर्जी को अभी हाईकोर्ट ने वहां से रिपोर्ट भी मंगाया, कहा है कि हमको सारे वीडियो फुटेज दीजिए, हम भी देखेंगे वहां क्या हो रहा है। और वहां के कलेक्टर को, वहां के एसपी को, सबको बुलाया है कोर्ट में। वो आने वाले होगा तो पार्टी तो अपना काम करेगी। बीजेपी की कमजोरी से ही ये सारा हुआ है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके साथ कौन खड़ा होगा? लोग मार खा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही है, विचित्र स्थिति है। और हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स तो होगी, लेकिन ये पॉलिटिक्स, ये किसी भी उत्पीड़ित के साथ खड़ा होना, जो जहां कमजोर है, ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन इस पॉलिटिक्स में केवल जाने का दिखावा नहीं हो। किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसके साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, सीधे सीधे अवधेश जी ये बात कह रहे हैं कि वहां हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, आपने क्या पाया? ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि वहाँ पर सरकार जो है एक पक्ष को प्रताड़ित कर रही है, एक पक्ष में कुछ काम हो रहा है, और लगातार कुछ घटनाएं होती जा रही है। लेकिन इन घटनाओं के बाद क्या सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि घटनाएं सरकार तो कर नहीं रही है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ममता बनर्जी खुद कर रही होंगी, लेकिन यदि होता है तो उस पर सरकार को ज़्यादा सख्ती से काम करना चाहिए। मगर अब बंगाल जो है चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो ये घटनाएं भी और इस तरह के प्रदर्शन भी लगातार बढ़ते रहेंगे। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पार्टी वहाँ पर है, वो वहाँ जाए, वहाँ पर प्रदर्शन करे या अपनी नाराज़गी जाहिर करे। और यदि पुलिस प्रशासन को लगता है कि व्यवस्था बिगड़ सकती है तो एक को जाना है तो एक को जाने की भी इजाज़त दे, लेकिन वो राहुल गांधी को भी उत्तर प्रदेश में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए और सुकांत मजूमदार को भी पश्चिम बंगाल में इजाज़त मिलनी चाहिए। ये दोनों पैरामीटर एक हो सकते ना, या तो पुलिस की बात मानेंगे या पुलिस सबकी बात माने, या जो सूट करेगा उस हिसाब से चीजों को फॉलो तो दोनों के लिए जरूरी है। एक और खबर है यूपी से, वो खबर बड़ी आई है। मौलाना तौकीर रजा है बरेली में, उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज पढ़ने वो जाएंगे और अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली तो वो बाहर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। और वो कह रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ूंगा और देखता हूं कि कोई मुझे रोक नहीं सकता।
योगी सरकार ने सीधे तौर पर सड़क पर नमाज पढ़ने से पर रोक लगा रखी है। यूपी के मुसलमानों ने इस आदेश को बखूबी माना भी है। अलविदे की जुमे के नमाज के दौरान यूपी सरकार के आदेश का कहीं कोई उल्लंघन की खबर नहीं आई। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा का ये बयान भड़काऊ नजर आता है। हम इसे समझेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन जरा पहले सुनिए तौकीर रजा को क्या कह रहे हैं। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। अनंत विजय जी, बाकी सारी चीजें सड़क पर हो सकती हैं, नमाज से क्या परेशानी है? मैं अभी मौलाना तौकीर रजा को सुन रहा था और इसके पहले मैंने उनको सुना था ओवैसी साहब को। दोनों के टोन और टेनर एक जैसे क्यों हैं? दोनों चिल्ला क्यों रहे हैं? दोनों क्रोधित क्यों हैं? अरे भाई, शांति से भी आप अपनी बात कह सकते हो। मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करने की जब बारी आएगी तो सबसे पीछे नजर आएंगे। बेचारे मासूमों को आप सामने कर दोगे। तो दरअसल ये लोग राजनीति कर रहे हैं। दिक्कत नमाज पढ़ने से नहीं है। कल एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा है कि कुरान पाक में ये कहा गया है कि स्वच्छता के साथ नमाज पढ़ी जानी चाहिए। तो आप अगर मस्जिद फुल है, आप इंतजार कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, और उसके बाद जब मस्जिद खाली हो, नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है? कोई 3 घंटे? आप उनकी बात को यहाँ पर तो खैर आप गलत इंटरप्रेट कर ले गए। नमाजें जो है जंग के मैदानों में भी पढ़ी गई हैं, वो एक अलग का विषय है। लेकिन अगर मस्जिद फुल हो गई है, उसी जमात के साथ, उसी जमात में वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और 5-10 मिनट के लिए सड़क पर नमाज हो रही है, इसमें दिक्कत है कोई? नहीं, दिक्कत है इस वजह से है कि अगर राज्य सरकार ने, और एक बात और, नमाज पढ़ने की बात जहां तक सड़कों पे, तो अब सड़क को यातायात सड़क पे कौन पढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात, वो तो जरूरत के मुताबिक पढ़ूंगा। तो उन्होंने जरूरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अरे तो जरूरत पड़े क्यों? आप इस प्रकार से प्लान कर लो ना। 100 लोगों के लिए मस्जिद बनी थी, आबादी 150 हो गई है, 200 हो गई है। मस्जिदों की संख्या भी आबादी के अनुपात में हर जगह बढ़ गई है। अगर ये कई बार, अभी संभल से ही किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने ही ये कहा कि अगर हमें नमाज पढ़ने में ये दिक्कत हो रही है तो हम थोड़ी थोड़ी अंतराल पे पढ़ लेंगे नमाज। इसमें कौन सी बात आ गई? और इसको ईगो का मसला क्यों? जिस प्रकार से वो कह रहे हैं हमारे धर्म के मामले में कोई दखल न दे, और धमकाने वाले अंदाज में बात कर रहे हैं, इन पर तो फौरन से मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए तौकीर रजा साहब पर, जिस प्रकार से ये लोगों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। रही बात सड़क पर नमाज पढ़ने की, तो सड़क पर नमाज पढ़ना मुझे नहीं लगता कि ये कानून सम्मत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं तो अपने उदाहरण बताता हूं, चाहे गुड़गांव का हो या चाहे ओखला मंडी में, अपने जब कार्यालय जाता था पहले, आज से 4 साल पहले, तो हर शुक्रवार को हमें 35 मिनट वहां इंतजार करना पड़ता था। आप क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते? आप सरकार से मांग करो, आप सरकार के साथ बैठो, आप स्थानीय निकाय के साथ बैठो, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप पढ़ने के लिए जगह मिलनी चाहिए। ठीक है। विजय जी, आप जरा ये समझाइए कि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं तौकीर रजा, ये साफ साफ मुसलमान नौजवानों को भड़काना नहीं तो और क्या है? वही बात मैं करना चाहता था, और अनंत जी इस बात का जिक्र करेंगे। तौकीर रजा की मंशा नमाज पढ़ने की नहीं है। मतलब मंशा हो और वहां पर हो रहा है, और मान लीजिए सड़क पर भी वो पढ़ रहे हैं, तो कोई मना नहीं कर रहा, एक वो व्यवस्था की बात हो रही है। लेकिन तौकीर रजा साहब का तो मंशा है कि आप भड़काएं कैसे। वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूं, मैं कैसे करूंगा, और कौन रोक रहा है, और फिर वो उससे आगे तक भी पहुंच गए। नौजवान लड़कों के दिलों में ये बात पैदा की जा रही है, तक पहुंचा रहे हैं। और वो ठीक बात है कि वो लड़के तो वहां पहुंच जाएंगे भड़क कर, और रजा साहब कहेंगे बाद में कर लेंगे नमाज। तो मंशा वो है, इसलिए आप कन्फ्रंटेशन के साथ जाना चाहते हैं तो अलग है। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, बताया जाए कि हम 1000 लोग हैं, यहाँ पर 500 की जगह है। अलविदा जमात जो नमाज थी जयपुर में, मैं देख रहा था, वहाँ जामा मस्जिद पर पूरे जौहरी बाजार जो बड़ा है, वहाँ पर पूरी सड़क तक वहाँ पर होती है सड़क पर, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप कैसे मिलकर, इसमें थोड़ी सी लाइन ये जो है वो अजीब सी, सड़क पर होती है, सड़क पर मजबूरी में आदमी आ रहा है, मजबूरी के तहत सड़क पर हो रही है ना।
आप और उनकी मंशा वो है ही नहीं। कई बार मजबूरी के साथ शक्ति प्रदर्शन की दृष्टि से भी गाजियाबाद से, सर सुनिए, ठीक है, गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक हम लोग जाते रहे, मुरादाबाद में खबर और आ गई, जरा उसको लेने भयानक परिस्थिति पैदा की गई। और ये ऐसा है कि आप एक सिविलाइज्ड हैं, लेकिन हम वहां जाके देखे हैं, जगह है नमाज, मैं मस्जिदों में नमाज में खूब गया हूं, इधर 100 से ज्यादा मस्जिद में गया हूं, एक के बाद एक का एक खत्म हो जाता है, फिर दूसरे का नमाज शुरू होता है, एक पूरी 500-400 लोग आए, नमाज पढ़े, फिर दूसरी पंक्ति लगती है। चलिए, कमोबेश बात जा चुकी है जो आप बता रहे हैं, तो ये सारी बातें होती है, उसमें सड़क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो जानबूझ करके अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हमारे पर कोई कानून लागू ही नहीं होगा। तौकीर राजा तो कह रहे थे जयपुर के भाषण में कि घुसो, पकड़ लो, जब तक मरे नहीं तब तक हाथ नहीं छोड़ो। ठीक है, एक और बड़ी खबर जरा है, वो अजीब भाषा है, उसको ले लेते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं, जबकि औरंगजेब ने भारत की जनता को मजहब के आधार पर बांटा और दूसरे मजहब वालों पर जुल्म किया। राजनाथ सिंह दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में बोल रहे थे, सुनिए जरा उनको। बहनों भाइयों, आप रानी चेन्नम्मा की बहादुरी को नहीं भूल सकते। जिस रानी चेन्नम्मा ने औरंगजेब जैसे दर्दई शासक के खिलाफ मराठा राजाओं के साथ सहयोग किया था। कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे। यह विडंबना है कि कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। औरंगजेब ने भारत की जनता को मजहब के आधार पर न केवल बांटा, बल्कि बहुत सारे दूसरे मजहब वालों पर जुल्म भी ढाने का काम किया था। लग रहा था कि औरंगजेब का मामला कुछ ठंडा हो गया, लेकिन अभी जिंदा है। समीर जी, अभी कहां तक बात जाएगी ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बात बढ़ने वाली है। जितना जो अबू आम्बेडकर साहब को मैंने सुना था, उन्होंने कहा था इररिलेवेंट है, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। संघ ने अपना वक्तव्य सार्वजनिक रूप से कहा इस संदर्भ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अबू असीम आजमी ने कहा था महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद में जो पूरा विवाद हुआ था और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उसका समर्थन करा, उसके बाद राणा सांगा को बीच में लाया गया और जिस तरीके से रामलाल सुमन ने एक योद्धा को, देशभक्तों को इस तरीके से प्रदर्शित किया था, मुझे लग रहा है पूरा विवाद बढ़ता चला गया। लेकिन राजनाथ सिंह ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि भाई औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों होना चाहिए, वो आक्रांता था। लेकिन अब राजनाथ सिंह को यह भी याद रखना चाहिए कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष तो तभी बने थे जब आडवाणी जी ने जिन्ना की तारीफ कर दी थी और आने के बाद इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद राजनाथ सिंह की लॉटरी लग के राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे। तो कभी कोई नेता कुछ बोल देता है तो उसके बाद किसी को भी कोई बड़ा पद मिल जाता है, तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष उसी के बाद बने थे। नहीं, लॉटरी तो नहीं खोली गई थी उस समय, ये आप ध्यान को अध्यक्ष जो है नेचुरली बन गए। तो देखिए, औरंगजेब का मुद्दा न मरा है, और नहीं औरंगजेब का मुद्दा मरा कैसे, मजार गए नहीं, नागपुर में इतना बड़ा दंगा हो गया औरंगजेब के नाम पर, अभी वो कब्र का विषय लोग चला रहे हैं। ये इरिलीवेंट हो सकता है, लेकिन जो लोग भी समर्थन में चल रहे हैं, क्या उनको आइडिया है कि किसी को अपना धर्म मानने के लिए अगर कर देना पड़े, उसके दिल में क्या गुजरेगी? किसी के धर्म स्थल को चलिए ये फिर किसी और दिन ये बहस करेंगे। तो इसलिए वो मरा नहीं है, कम से कम कुछ लोग खड़ा होकर औरंगजेब की आलोचना कर देते हैं उन नेताओं में से। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश जी और समीर सर, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।